डेट हो गया 16 फेब। चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग का पहला पॉइंट ही है कि मैटर क्या होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैटर तो जो भी चीज़ नेचर में पाई जाती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो जिसमें मास हो। आप लिखेंगे एनीथिंग इन द नेचर that occupy space and have mass। स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास हो is said to be मैटर। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। टॉपिक का नाम है फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। सो फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर में पहला पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर्स कहाँ के बने हुए हैं? स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए हैं। इसके कुछ एक्टिविटीज के थ्रू हम समझा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ कैन यू प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर कैसे पार्टिकल्स के बने हुए हैं, तो आप इसमें पहला पॉइंट लिख कर आ जाइएगा कि जब शुगर को डिजोल्व करते हो आप, जब आपने शुगर को डिजोल्व किया वाटर में, व्हेन शुगर इज डिजोल्व इन वाटर, इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर। इट स्प्रेड, क्योंकि हर कॉर्नर पानी के किसी भी पोर्शन में से आप उठा के लेंगे तो उसकी मिठास कैसी होगी, तो इट स्प्रेड थ्रू आउट द water, which proves that matter is made up of particles। एक लाइन ये लिख के आ जाना। दूसरी आप लिख के आना हमें कैसे पता पड़ेगा कि स्मॉल पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा, बहुत पार्टिकल जो स्मॉल कैसे हैं। सो हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ, तो आप लिख देंगे सॉरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो आप लिख देंगे कि भैया पूरे में घुल गया वो थ्रू आउट। दूसरा पॉइंट बोलेगा हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स आर, हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स आर। तो इस केस में हम लिखेंगे कि हमने पोटेशियम पर मैग्नेट को एक कंटेनर लिया और उसमें हमने पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाया। क्या होता है पोटेशियम पर मैग्नेट? KMnO4। के सिंबल है पोटेशियम का, Mn है मैग्नेंस, O फॉर ऑक्सीजन। इसको पानी में मिलाएंगे ये प्योर वाटर है पहले, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या था आपके पास? प्योर वाटर था सिर्फ। फॉर एग्जांपल मान लो 100 ml है। अब आपने क्या किया, इसमें मिलाया पोटेशियम पर मैग्नेट, तो पूरा का पूरा पानी पिंक हो गया। पोटेशियम पर मैग्नेट की वजह से पानी का इसका कलर ही कैसा हो गया सॉल्यूशन का? पिंक। इसमें से आपने 10 ml ले लिया। कितना ले लिया? 10 ml लिया और नए कंटेनर में 90 ml पानी था। कितना? 90 ml। यहाँ वाटर 90 ml है और KMnO4 का जो सोल्यूशन था वो 10 ml है। नहीं समझे? तो ओवरऑल कितना हो गया? 100 हो गया। तो अब इसमें जो पिंक कलर होगा वो थोड़ा सा लाइट होगा। फिर 10 ml निकाल लो, आगे वाले में ऐड करो नेक्स्ट में, और कलर हल्का हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो हमें समझ में आ गया कि जैसे 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 हम पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, ऑब्वियस बात है पानी बढ़ रहा है, ये तो 10 ml लिया, फिर इसका 10 ml ले रहे हैं, तो पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल हर एक एक्टिविटी में आगे कम होते जा रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात?
सो यहाँ पर और ज़्यादा लाइट हो जाएगा कलर, वाटर का कलर क्या होगा, और ज़्यादा लाइट हो जाएगा। इससे ये समझ में आता है, यहाँ से समझ में आता है कि भले ही लाइट हो रहा है लेकिन पार्टिकल्स तो अभी भी हैं। मतलब यहाँ शुरू में जो पार्टिकल आपने ऐड किए थे वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तभी तो वो अपना प्रभाव अभी भी शो कर पा रहे हैं आगे तक। सो इस एक्टिविटी से आप क्या लिखेंगे आगे, इस एक्टिविटी से आप आंसर लिखेंगे आगे कि इट प्रूव्स that millions of particles in just one crystal, एक क्रिस्टल में जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, किसके, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जो डिवाइड होते जा रहे हैं। आगे एक्टिविटी प्रोसीड हो रही थी तो वो डिवाइड होते जा रहे हैं, विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग themselves। तो हमने ये समझ में आया कि स्मॉल पार्टिकल से कितने स्मॉल पार्टिकल हैं, तो हमने एक्टिविटी के थ्रू बताया कि ये पहले 100 ml वाटर लिया, उसमें ऐड किया KMnO4, उसका 10 ml फिर 90 ml में ऐड किया, फिर उसका 10 ml 90 ml में ऐड किया। हम देखते गए कि पिंक कलर अभी भी शो हो रहा है, मतलब पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी इसीलिए तो कलर अभी भी शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने क्रिस्टल लिया था KMnO4 का, उसके अंदर ही मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, तभी वो अपना प्रभाव अभी भी शो कर पा रहे हैं, आगे तक शो कर पाएंगे। समझ में आई कि नहीं ये बात। नेक्स्ट है टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला पॉइंट बोलता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। इसमें क्या लिखेंगे आप, पार्टिकल्स है स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब आप देखो, हम तीन तरह के पार्टिकल ले रहे हैं। एक हमने ले ली गैस, गैस के पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, तो इनके बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा होगी। फिर ले लीजिए लिक्विड, तो पार्टिकल्स की डिस्टेंस थोड़ी कम हो गई, पार्टिकल्स की डिस्टेंस थोड़ी। और फिर कोई आयरन रॉड ले लीजिए आप, तो इसके पार्टिकल्स की डिस्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होती है, गैस में होती है, फिर थोड़ी कम सॉलिड में, और थोड़ी कम लिक्विड में, और फिर सॉलिड में। समझ में आई बात। सो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे मैटर के पार्टिकल्स की, तो बोलना पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। समझ में आ रही बात। गैस की प्रॉपर्टीज यहीं लिख देता हूँ, नो स्पेसिफिक शेप एंड नो स्पेसिफिक वॉल्यूम। गैस को जिस कंटेनर में भरोगे ना आप, उस कंटेनर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा और उसी कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। लिक्विड नो स्पेसिफिक शेप, कोई शेप नहीं है। जिस कंटेनर में, गिलास में पानी डाल रहे हो तो गिलास का शेप ले लेगा, प्लेट में डाल रहे हो तो प्लेट का शेप ले लेगा। समझ में आई बात। तो नो स्पेसिफिक शेप बट हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। और लास्ट सॉलिड, इसमें शेप भी स्पेसिफिक होता है, वॉल्यूम भी स्पेसिफिक। सो इसमें लिखेंगे आप हैव स्पेसिफिक शेप एंड वॉल्यूम बोथ। समझ गए आप कि नहीं समझे, क्लियर है कहानी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स जो मैटर के हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल पहला ही लिख देना, कैसे पता पड़ेगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आप लिखेंगे
आप एक अगरबत्ती जलाइए तो उसकी जो स्मेल है, उसकी जो खुशबू है, फ्रेगनेंस है, वो पूरे रूम तक फैलती है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स है पूरे रूम में रीच कर रहे हैं। सो आप यहाँ लिखेंगे वी गेट द स्मेल ऑफ एन इंसेंस स्टिक आफ्टर लाइटिंग इट। लाइटिंग मतलब उसको जला दिया। इवन दो वी आर सिटिंग इन द कॉर्नर, इवन दो वी आर सिटिंग एट सम डिस्टेंस, वी आर सिटिंग, हम दूर बैठे हैं तब भी, एट सम डिस्टेंस। समझ में आई बात? एक तो एग्जांपल ये हो गया कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसे में कि इफ वी पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन द वाटर, द कलर ऑफ होल वाटर गेट चेंज। पूरा का पूरा पानी का कलर ही चेंज हो गया। होल वाटर get change. It proves that particles are moving. Particles are moving and they evenly spread. Evenly spread मतलब एक जैसा कलर हो जाएगा पूरे पानी का। नहीं समझ में आ रही है बात? सो दो एग्जांपल आपने ले लिया कि हर कॉर्नर तक पार्टिकल पहुंच गया इंक का जब उसको आपने पानी में मिलाया। चलिए, इससे समझ में आता है कि जो भी पार्टिकल इंक था, जैसे इंक को पानी में मिलाया और वो पानी में फैल गई, मतलब पार्टिकल्स के पास एनर्जी थी। पार्टिकल्स हैव या पार्टिकल पजेस काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ाया है मैंने काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जब पार्टिकल मोशन में हो, और उसमें एनर्जी काइनेटिक के मतलब पार्टिकल मूव कर रहे हैं। यहीं से इसी में पॉइंट आता है, एज द टेम्परेचर राइजेज, एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स मूव फास्टर। अब यहाँ से लॉजिक ये आता है कि गर्म खाने की खुशबू जल्दी आ जाती है, ठंडे खाने को हम स्मेल ही नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न ये है, गर्म खाने में तापमान ज़्यादा है तो फूड के पार्टिकल्स इजीली रीच करके हम तक पहुँच रहे हैं, तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो उसको जज कर पा रहे हैं। समझ में आई बात? तो आप लिखेंगे एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड the kinetic energy of the particle also increases। नहीं समझ में आई बात? तो यहां से समझ में आ गया कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं, हैंस पार्टिकल्स गेट इंटरमिक्स विद ईच अदर। आप सोचेगा पार्टिकल एक दूसरे में इंटरमिक्स क्यों हो रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहे हैं। फूड के पार्टिकल एयर से इंटरमिक्स हुए और एयर के साथ हम तक पहुंचे, तो हमें पता पड़ा और गर्म खाना था तो जल्दी पहुंचे, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स भी ज़्यादा फास्टर मूव होंगे। द पार्टिकल गेट इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन, खुद से ही मिक्स हो जाते हैं, ऑन देयर ऑन विथ ईच अदर। नहीं समझ में आई बात? तो यहाँ से एक डेफिनेशन आती है, नोट करके लिख रहे हैं डिफ्यूज़न क्या होता है। नोट इसलिए करके लिख रहे हैं कि अपने टॉपिक से हटके पॉइंट आ गया बीच में ही। अपना टॉपिक क्या चल रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल में सेकंड पॉइंट लिख रहे थे अपन, लेकिन ये बोल रहा है कि डिफ्यूज़न क्या होता है। तो जब एक गैस के पार्टिकल दूसरी गैस से इंटरमिक्स होते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। गैस की जगह में लिक्विड लिख देता तो प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाती, वो बायो में जो पढ़ा था अपन ने। तो आप लिखेंगे द प्रोसेस
by which particles of two different types of matter get mixed with each other. समझे कि नहीं समझे आप? दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिफ्यूजन. क्लियर है कहानी? इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट हमारा चल रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर. इसमें पहला पॉइंट पढ़ लिया था, पार्टिकल ऑफ द मैटर के बीच में स्पेस होती है, पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं. इसी का थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं. थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो इसके लिए हम क्या कैसे एग्जांपल्स दे सकते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसके लिए प्रूव करने के लिए हमारे पास एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी के थ्रू एग्जांपल हम शो करेंगे. एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं. टेक वाटर इन एनी कंटेनर एंड ट्राई टू ब्रेक इट विथ नाइफ. क्या पानी को काटना आसान है? कट जाएगा? नहीं कटेगा. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो आप लिखेंगे वी विल नॉट बी एबल टू कट इट. We will not be able to cut it. This proves that particles are held with greater force. Particles जो है एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स है. That's why they attract each other with greater force. Hence they attract each other. क्लियर है कहानी की नहीं क्लियर है? इसमें सेकंड पॉइंट लिख दीजिएगा कि दिस प्रूव्स, वो वैसे लिख दिया, मैं डबल से लिख रहा हूँ ये बात अलग पॉइंट में. This prove that particles of matter have force between them. जो पॉइंट लिखा है, मुझे लिखना था अट्रैक्शन वाला पॉइंट, लेकिन फोर्स वाला मैं अलग से लिखना चाहता हूँ वापस से. यहाँ लिख रखा है फिर भी have force between them. ठीक है. चलिए, आपसे पूछेगा कि कौन कौन मैटर है. चेयर, एयर, लव, स्मेल, हैट. तो आप बोलना कि भैया जो स्पेस ऑक्यूपाई करे जिसमें मास है वो मैटर होगा. अब लव, स्मेल, हेड. लव और हेड तो इमोशंस हो गए. ठीक है. सो चेयर हो गया. स्मेल ऑफ परफ्यूम ये मैटर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ परफ्यूम हुआ तो मैटर होगा. समझ में आ रही बात? क्वेश्चन सेकंड है कि स्मेल हॉट सिजलिंग फूड की हमारे पास जल्दी पहुंच जाती है, जबकि कोल्ड फूड हमारे स्मेल हम इजीली नहीं कर पाते हैं. तो हॉट फूड के पार्टिकल्स टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इनकी इजीली मूव होते हैं. ठीक है. दे ट्रेवल फास्टर. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? क्वेश्चन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल की क्या है, मैटर की. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखी थी अपन ने कि भैया इनके बीच में स्पेस होती है. समरी लिख रहा हूँ वापस से. किसकी? क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पहला पॉइंट आ जाएगा स्पेस होती है. दूसरा आ जाएगा कंटिन्यूसली मूविंग. और तीसरा आ जाएगा हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. ये जो मैंने समझाया है अभी, इनको एक्टिविटी वगैरह से एग्जांपल से समझा दीजिएगा तीनों पॉइंट को कि स्पेस होती है, कंटिन्यूसली मूव होते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. एक डाइवर समुद्र में स्विमिंग पूल में गया और तैर रहा है.
कौन सी प्रॉपर्टी मैटर की लगेगी? तैर रहा है मतलब पानी को काट रहा है, पर पानी कट रहा है क्या? तो वो तैर क्यों पा रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसीलिए वो एंटर हो गया। स्पेस नहीं होती, अब ये पेन जो है ये टेबल के अंदर गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि टेबल के पार्टिकल्स के बीच में कम स्पेस होगी, उसको नहीं जाने दे रहा है। लेकिन ये दूध पानी कुछ रखा रहता, पेन डालते तो डूब जाता उसमें, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, वो जो इसको अलाउ कर रहे हैं कि जा भाई अंदर जा। दलदल में कोई भी आदमी धंसता जाता है, दलदल में स्पेस है इसीलिए तो धंस रहा है। तो यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव होती है? डाइवर जो गया स्विमिंग पूल में, वहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव होती है? पहली तो ये प्रूव होती है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और दूसरा वो काट रहा है पानी को, तो पानी कट रहा है क्या? वो तैर रहा है ना, तो तैर के आगे चला गया, पानी वापस वैसा का वैसा हो गया। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। समझ में आई बात? नेक्स्ट आती है बात स्टेट ऑफ मैटर। तो आज का चौथा पॉइंट है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, शॉर्ट स्वीट ले लेते हैं यहीं पे। पहला पढ़ेंगे आप सॉलिड्स, दूसरा पढ़ेंगे लिक्विड, और तीसरा गैसेस। ठीक है, हमने अभी लिख ही लिया था कि सॉलिड्स में क्या हो रहा था, फिक्स वॉल्यूम थी, फिक्स्ड शेप था, फिक्स्ड वॉल्यूम थी, और एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ पर, फिक्स बाउंड्री भी होती है। बाउंड्री का मतलब होता है ये बुक है तो उसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड हैं सारी। समझ, इसका शेप फिक्स रहेगा क्योंकि बाउंड्रीज फिक्स हैं, और इसीलिए से उसकी वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। और एक और पॉइंट लिखेंगे निग्लिजिबली कंप्रेसिबल, इसी में लिखना है सॉलिड में। फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, फिक्स बाउंड्री, निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। निग्लिजिबल, आप कंप्रेस नहीं कर सकते उसको। गैस को कंप्रेस करेंगे, अपने जो टैंकियों में गैस भरी होती है वो गैस नहीं होती है, वो लिक्विड होता है। नोजल चालू करते तो गैस निकलती है, मतलब उसको इतना दबा दबा के भरा कि वो लिक्विड बन गया। सॉलिड निग्लिजिबली कंप्रेसिबल है। इस बुक को कितना कंप्रेस कर पाएंगे? समझ में, बात एक बहुत कम रेंज तक इसे कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे शुगर को, तो आप शुगर सॉलिड है, शुगर को किसी बर्तन में भरा तो बर्तन का शेप ले लिया, फिर उसको तगारे में डालो तगारे का शेप ले लेगा, थाली में डालो थाली का शेप ले लेगा, तो वो क्या शेप बदल रहा है ना उसका, जबकि सॉलिड में तो फिक्स शेप होता है, लेकिन उसमें तो शेप बदल रहा है। तो हम पूरी सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी शुगर की। एक क्रिस्टल अगर लेंगे ना शुगर का, तो उसका फिक्स शेप होगा, उसकी फिक्स वॉल्यूम होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपने रबर को खींचा, अब ये तो बोल रहा था कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं, निग्लिजिबली कंप्रेसिबल होता है या निग्लिजिबली स्ट्रेचेबल होता है, तो आपने तो स्ट्रेच किया। तो स्ट्रेच करूँगा तो परमानेंटली थोड़ी हुआ, छोड़ने पर वापस अपनी जगह पर भी तो आ जाएगा। हैंस दे आर सॉलिड। स्पंज, स्पंज ये जो सोफा है, सोफे की गादी होती, बैठे तो दब रहा है ना, है तो सॉलिड। अभी अपने लिखा था निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, फिर भी वो तो दब रहा है, फिर सॉलिड कैसे हो गया? तो भैया स्पंज के अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स में एयर भरी हुई है, हम जब बैठते हैं तो एयर बाहर आ जाती है, इसलिए वो कंप्रेस होता है। समझ में आई बात? खुद सॉलिड कंप्रेस नहीं हुआ, उसके अंदर की एयर बाहर निकली तो हमें कंप्रेस फील हो रहा है। तो कुल मिला के निग्लिजिबली कंप्रेसिबिलिटी होती है। लिक्विड की बात करोगे तो क्या क्या लिखोगे? फिक्स्ड शेप नहीं होगा, नो फिक्स्ड शेप, बट फिक्स्ड वॉल्यूम होगी, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। ठीक है, एंड टेक शेप ऑफ कंटेनर, शेप तो फिक्स है ही नहीं, तो क्या होता है शेप? टेक शेप ऑफ कंटेनर का शेप ले लेगा वो, जिस भी कंटेनर में भरेंगे उसका शेप ले लेगा। एंड दे आर, ये देखो यहाँ पर क्या लिख रहे थे, निग्लिजिबल बाउंड्रीज थी,
हम यहाँ लिखेंगे यहाँ कोई बाउंड्री नहीं होती है, जिधर फ्लो होगा ना लिक्विड फ्लो होता है, तो रिजिड तो होगा नहीं, नॉट रिजिड, रिजिड नहीं वो फ्लूइड है क्योंकि वो बहता है। समझ रहे हैं आप? तो लास्ट था गैशियस। तो गैशियस में हम क्या लिख रहे हैं, न तो फिक्स शेप होगी, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो बाउंड्रीज, और हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेस होंगे, हाईली कंप्रेसिबल एंड फ्लूइड होते हैं। गैसेस भी बहती है, जो बहे वो फ्लूइड। तो लिक्विड और गैसेस दोनों बहते हैं। पानी ढोल दो आप, पानी बहेगा, हवाएं बहती है, तो जो बहे वो क्या होगा, फ्लूइड होगा। क्लियर है कहानी?